नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। सीपी राधाकृष्णन इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इसके पहले वो झारखंड के भी राज्यपाल थे। 2 बार सांसद भी रह चुके हैं वो। सवाल उठता है कि बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को इस पद के लिए क्यों चुना। इसके दोनों पक्ष हैं, राजनीतिक भी और एक दूसरा व्यवहारिक पक्ष भी है। पहले राजनीतिक पक्ष की बात करते हैं। सीपी राधाकृष्णन खाटी संघ के नेता हैं। आरएसएस के प्रचारक थे वो। बाद में राजनीति में आए और पिछले 40 साल से वो राजनीति में सक्रिय है। ये पहले से कहा जा रहा था कि इस बार ये पद आरएसएस के ही किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, क्योंकि आरएसएस को खुश करना है। आरएसएस नाराज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त दबाव है उसका, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने आरएसएस की भूरी भूरी प्रशंसा की, तारीफ की, बहुत ही विवादास्पद तारीफ थी हालांकि वो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था भारत के इतिहास में कि इस तरह के एक विवादास्पद, कलुषित अतीत वाले संगठन की प्रधानमंत्री खुद इतने महत्वपूर्ण जगह से तारीफ करें। तो पहले आरएसएस को खुश करने के लिए वहाँ से तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब आरएसएस का एक बंदा उठाकर वो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। और वो उपराष्ट्रपति बन भी जाएंगे, क्योंकि नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, एनडीए के पास हैं। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, चुनौती देगा, मोबिलाइज करने की कोशिश करेगा। उसके पास भी नंबर बहुत बुरे नहीं हैं। लेकिन ये तो बहुत साफ है कि कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा है। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि आरएसएस को खुश करना पहला एजेंडा था। दूसरा एजेंडा ये है कि बीजेपी लगातार महसूस कर रही है कि दक्षिण भारत में उसके पैर उखड़ रहे हैं, वो अलोकप्रिय हो रही है। कर्नाटक में उसकी सरकार चली गई। तमिलनाडु में जो थोड़ी बहुत जगह वो बना पा रही थी, वो भी उसके पैरों के नीचे से खिसक गई है। उसे कोई आधार नहीं दिख रहा है। वहाँ की जो द्रविड़ पार्टियाँ हैं वो उसके साथ तालमेल करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि एक हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि है। एक हिंदू धर्म, और ख़ास तौर से उसमें भी ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का ठप्पा लगा हुआ है। और तीसरी बात कि वो बार बार हिंदी हिंदी चिल्लाती रहती है, हिंदी थोपने की कोशिश करती है, और इसको लेकर तमिलनाडु में ज़बरदस्त रिएक्शन है। तो इन तमाम कारणों से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह नहीं बना पा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसे थोड़ा वोट ज़्यादा ज़रूर मिले थे, लेकिन अब जो धांधली के समाचार आ रहे हैं, वोटर लिस्ट में धांधली, मतदान में धांधली, इन सब वजहों से बहुत मुमकिन है कि वो वोट प्रतिशत बढ़ा हो। तो वो अब संदेह के दायरे में आ गया है। तो दूसरा कारण यह कि तमिलनाडु में किसी तरह से एक मैसेज दिया जाए, तमिलनाडु के लोगों को खुश किया जाए कि उनके यहाँ से कोई व्यक्ति जो है वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। तमिलनाडु में चुनाव है अगले साल। निश्चित रूप से वो चुनाव को ध्यान में रखा गया होगा। तो तमिलनाडु में अपनी ज़मीन को मजबूत करना दूसरा उद्देश्य है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाना
एक तीसरा उद्देश्य। तो ये तीन इसके राजनीतिक पक्ष हैं। आरएसएस को खुश करना, तमिलनाडु को एक संदेश देना तमिलनाडु के लोगों को, और तीसरा तमिलनाडु के होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाना। अब इसके व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की वजह से सरकार की थोड़ी सी फजीहत तो हुई है आखिरी दौर में। हालांकि पहले उनके जैसा वफादार कोई नेता था नहीं। उपराष्ट्रपति होते हुए, राज्यसभा के सभापति होते हुए भी वो तमाम मर्यादाओं, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को लांघकर चापलूसी और चाटुकारिता की नई मिसालें कायम करते हुए भी सरकार के प्रति वफादारी दिखाते, और जिस तरह से सदन चला रहे थे वो तो ज़बरदस्त पक्षपातपूर्ण था। और इसीलिए विपक्षी दल उनके खिलाफ महाअभियोग तक लाने की तैयारी कर चुके थे, जो कि भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं था। तो यहाँ पर दो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने की है। एक तो जगदीप धनखड़ बेशक बार बार ये कहते थे आरएसएस अच्छा संगठन है, मैं उससे बहुत नज़दीकी रखता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन वो आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे। तो आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे तो आरएसएस के प्रति, आरएसएस के एजेंडा के प्रति उतने लॉयल भी नहीं होंगे, ये माना जा सकता है। वो अपनी सत्ता और अपने को राष्ट्रपति पद तक पर ले जाने तक के लिए जितनी चमचागिरी कर सकते थे कर रहे थे, और जब वो बात नहीं बन रही थी तभी शायद सत्तारूढ़ दल से, मोदी सरकार से उनकी बात बिगड़ गई और उन्हें चलता कर दिया गया। तो दूसरी बात यह है राजनीतिक और व्यवहारिक पक्ष की, कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को रखने की कोशिश की जा रही है जो पूरी तरह से 100% वफादार होगा आरएसएस के प्रति, उसकी विचारधारा के प्रति, उसके एजेंडे के प्रति, और मोदी सरकार को किसी तरह की दिक्कत पैदा नहीं करेगा। इसका एक और लक्ष्य ये हो सकता है कि राज्यसभा के संचालन में जो हर दिन विवाद खड़े होते थे, हर दिन टकराव होता था, उससे भी सरकार थोड़ा बचना चाहती होगी। एक ऐसे व्यक्ति को सभापति बनाना चाहती होगी जो थोड़ा विवादों से दूर रहे, कम बोले, और सत्तारूढ़ और विपक्ष के बीच में उतनी तकरार ना हो, उतना टकराव ना हो जैसा जगदीप धनखड़ के समय में हुआ था। और उस काम में शायद राधाकृष्णन कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनसे कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो बातचीत को लेकर, बयानबाजी को लेकर हो, और चाहे उनके दूसरे व्यवहार को लेकर हो, सार्वजनिक व्यवहार को लेकर। तो इस लिहाज से, और इसका एक पक्ष ये भी है कि विपक्षी दल ऐसे व्यक्ति का उतने ज़ोर शोर से शायद विरोध न कर पाए, ये आकलन रहा होगा। हालांकि उनका आरएसएस का होना ही अपने आप में विपक्ष के लिए एक बड़ा पॉइंट है विरोध करने का। तो विपक्ष तो एक उम्मीदवार खड़ा करेगा ही, ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन भी करेगा, चुनौती भी देगा, अटैक भी करेगा, और एक अच्छा खासा चुनाव होगा। ये निर्विरोध चुनाव नहीं होने जा रहा है, विपक्ष इसके लिए कतई तैयार नहीं होगा, ये साफ है। तो अब देखते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं मोदी सरकार की और आरएसएस की, उसमें कितना फिट बैठते हैं, कितने काम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।